हेलो बच्चों, सो वेलकम इन चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री क्लब। माय सेल्फ इज रोहित कुमार सिंह। तो दोबारा आपके साथ, ठीक है। आधार लेक्चर 3 इन तीसरा एपिसोड ऑफ द मूवी का नाम केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन बैच क्लास इन न्यूक्लियस स्ट्रेंथ, ठीक है। ये एडल्ट के लिए नहीं है। सो आधार लेक्चर 3 जो हमारा देखा जा रहा है, यानी तीसरा एपिसोड है 10th क्लास के बैच के लिए। जो रिएक्शन मूवी का नाम है, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। आज इसका आखिरी डेट है, मैंने आपको बता दिया था। जो लास्ट 2 लेक्चर मैंने लिए थे केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस के, उसके बाद मैंने बोला था बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि आधार लेक्चर 2 यानी सेकंड एपिसोड ऑफ दिस रिएक्शन दिस चैप्टर इज, हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूरा कवर कर चुके थे। एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बताया था कि कोई भी एक हाईली रिएक्टिव मेटल किसी एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर देता है। क्वेश्चन ये था कि सर रिप्लेस करेगा वो तो ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा ये हाईली रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव है? ये तो सर कहीं दिया भी नहीं है। तो मैंने उसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिया, याद करो। लिख कर बाटा शू कंपनी से मांगा ऑल मैन ज्वाइन करप्शन फ्री कोड को। निक्की सुनो पागल है क्यों आई आगे, होंगे 12 पंडित कलावती सोनाले फ्री में। आई होप कि आप लोगों ने उसको याद भी कर लिया होगा। और इवन दैट इट इज नॉट वैलिड टिल द 10 ओनली। 11 12th आईडी के एंट्रेंस, नीट के एंट्रेंस, हर जगह काम आने वाले हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज, आज का टॉपिक क्या है सर? तो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात की थी। रेस्पिरेशन रिएक्शन आपको बता दिया, एक्सोथर्मिक क्या होता बता दिया, एंडोथर्मिक क्या होता बता दिया, एडिशन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बता दिया, सब्स्टिट्यूशन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता दिया, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता दिया। इसके बाद आपको रेस्पिरेशन रिएक्शन बताया था, है ना। तो अब अगला जो रिएक्शन हमारे पास है दैट इज कॉल्ड डबल डिकम्पोजिशन। लेट्स सी। तो जो भी बेटा इस पर्टिकुलर इस जगह पर आते हो ना, जैसे मान लो तुम थर्ड एपिसोड देख रहे हो इस मूवी का या इस चैप्टर का, ठीक है, तो उसके पहले पुराने वाले देख लिया करो कि ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड ना। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब है सर इसका? डबल यानी 2 बार होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी सब्स्टिट्यूशन। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ था? अरे डिस्प्लेसमेंट में तो खाली एक कोई रिएक्टिव था जिसने लेस रिएक्टिव को हटा दिया था, यानी कोई एक ही बंदा वहां डिस्ट्रीब्यूट यानी डिस्प्लेस हो रहा था। नाम दिया है डबल डिस्प्लेसमेंट, तो पक्का है कि दो डिस्प्लेसमेंट होंगे। कैसे सर? देखो, अगर एग्जांपल के तौर पे लें, सपोज बेटा हमारे पास एक कंपाउंड है BaCl2 और एक हमारे पास है Na2SO4। ओके, डेल्टा का मतलब बेटा क्या बताया था आपको? हीट, एयर के ऊपर टेम्परेचर, कैटालिस्ट, प्रेशर, ये सब लिखे जाते हैं जो एक्सटर्नल इंपैक्ट होते हैं रिएक्शंस को लेकर के। टेम्परेचर याद ना हो तो डेल्टा, यू नो ऑल दिस थिंग्स। अब इसमें क्या होगा सर? इसका भी तुमको बहुत बेसिक फंडा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। देखो, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, बोथ आर सॉल्ट। क्योंकि अगर एसिड होता तो H होता, बेस होता तो OH होता। तो ना तो इसके पास H और OH है, ना तो इसके पास H और OH है, बोथ आर सॉल्ट। तो रिमेंबर दैट, हमेशा के लिए ये आप कहीं भी सॉल्ट में लगा दो या एसिड में लगा दो या बेटा बेस में लगा दो, एक यूनिवर्सल रूल है। यूनिवर्सल का मतलब हो गया सीधा सीधा कि पूरी केमिस्ट्री इसको फॉलो करेगा। अब बेटा यूनिवर्सल रूल क्या है? केटायन प्लस एनायन। मतलब सर समझ में नहीं आया बेटा? किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो केटायन होगा हमेशा बेटा लेफ्ट हैंड वाला होता है और एनायन बेटा हमेशा राइट हैंड वाला होता है। दैट इज द यूनिवर्सल रूल। नाउ फॉलो इट, लेट्स सी। लेफ्ट बेटा इसको बीच से ब्रेक किया, लेफ्ट बेटा प्लस, राइट बेटा माइनस। क्वेश्चन इज सर यहां 2 प्लस क्यों आए सर? यहां 2 प्लस क्यों आए सर? बहुत आसान बेटा, यहां 2 प्लस इसलिए आए क्योंकि जिससे जुड़ा था वो 2 थे। सिंपल है। मतलब जो बेटा दाईं तरफ तुमको नंबर दिखाई देंगे ना, उतने ही यहां पर प्लस चार्ज, क्योंकि बाईं तरफ तो प्लस ही रहने वाला है। तो जितना तुमको राइट हैंड में नंबर दिखाई देगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहां पर इंप्लीमेंट करोगे, और जितना बेटा लेफ्ट वाला दिखाई देगा उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां इंप्लीमेंट करोगे। तो 2 क्लोरीन है तो 2 पॉजिटिव, एक बेरियम है बेटा तो एक नेगेटिव। Ba मतलब बेरियम होता है, ठीक है। ब्रैकेट बताओ भाई, यहाँ कितना प्लस? 1, क्योंकि सर सल्फेट तो एक ही है ना। नहीं सर यहाँ तो 4 लगा, हमें 4 ऑक्सीजन में लगा है, SO4 में कंबाइंड होकर नहीं लगा, ओनली इट इज ऑक्सीजन, सो कंसीडर इट इज अ 1 ओनली, क्योंकि ये 4 का मल्टीप्लाई सल्फर में नहीं हो पाया। सर यहाँ माइनस बताओ 2, क्यों? सोडियम तो सर 2 है। यूनिवर्सल रूल लग गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो बस प्लस का बेटा ये माइनस, प्लस का बेटा ये माइनस,
ये वाला प्लस भैया माइनस के साथ तो था ही, लेकिन अब इसको दूसरा माइनस मिल रहा है तो उसके साथ जाएगा, समझ रहे हो ना। ये वाला प्लस के साथ भी माइनस था, इसको दूसरा माइनस मिला उसके साथ चला गया, समझ रहे हो। ऐसे हम लोग भी होते हैं ना, हमारे जो मतलब कि लाइफ में कितना भी अच्छा आदमी क्यों ना हो, है ना, थोड़ा सा भी अच्छा या दूसरा कोई मिल गया वैसा हम उसकी तरफ भाग जाते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या बना बताओ, Ba के साथ बना SO4 बेटा, तो निकल गया Ba SO4 प्लस Na के साथ बेटा Cl, तो 2Na 2Cl क्या आ गया बेटा 2NaCl। नाउ यू कैन सी हियर सर बोथ आयन, इसके भी बेटा दोनों आयन और बेटा इसके भी दोनों आयन डिस्प्लेस हुए हैं सर एक दूसरे के साथ, तो दो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट करने का बेटा ट्रिक आपके पास ये रहा, इसको फॉलो करिए आंसर आ जाएगा, रिएक्शन आपको याद ही नहीं करना। अब इसमें तुम्हें एक नई चीज बताते हैं बेटा, ये जो BaSO4 बना ना, ये S बना, ये सब मैं बता चुका हूं फिजिकल स्टेट। S स्टैंड फॉर सॉलिड, AQ स्टैंड फॉर एक्वस पानी के प्रेजेंस में, L स्टैंड फॉर लिक्विड और G स्टैंड फॉर गैस। बेटा ये सॉलिड बनता है और ये एक्वस, एक्वस का मतलब बेटा पानी के साथ है, क्योंकि बेटा जो आयंस है ये हाथों से थोड़ी ना तोड़े जाते हैं किटकैट की तरह, इनको पानी में डाला जाता है ताकि आयंस में टूटे। ठीक है, ये जो सॉलिड है ना सर, ये वहां पर क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट हो जाएगा मतलब वहीं पे सेटल डाउन हो जाएगा बेटा। तो अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो बेटा शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी बोल देंगे। दिस इज नॉट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दिस इज प्रेसिपिटेट, यानी ये सॉलिड है तो एक्वस सिचुएशन में रहने के बाद भी घुलेगा नहीं, सॉलिड है तो सेटल डाउन हो जाएगा। तो बेटा ऐसे रिएक्शन को ना जहां पर कोई अनवांटेड सॉलिड प्रेसिपिटेट बन जाए उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, याद है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डन। ये मैंने रिएक्शन आपको एक्स्ट्रा में बोले बताया भी था ना स्टार्टिंग इंट्रो में, तो बेटा मैंने यहां पूरा डन कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो क्या लिखोगे, बोलो बेटा। इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन where ions from all reactant side displace by each other, known as double displacement DD reaction. That's a simple thing. बेटा DD stand for double displacement. ठीक है, so it is a type of reaction where ions from the all reactant side displaced by each other. You know that एरो के बेटा लेफ्ट हैंड वाला जो होता है वो रिएक्टेंट होता है और ये वाला प्रोडक्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो ये जो दोनों रिएक्टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें सारे आयंस एक दूसरे के साथ क्या हुए, डिस्प्लेस हुए हैं। सो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। दैट्स अ सिंपल थिंग। और ये फैक्ट है कि अगर डबल डिस्प्लेसमेंट डबल वर्ड यूज हो रहा है तो दो ही, यानी दोनों दो रिएक्टेंट्स के बीच में ही आप ये कर सकोगे। ज्यादातर चांसेस यही होते हैं, 99%। Am I clear? Now the question is, sir, what do you mean by precipitation reaction? इसका क्या लिखोगे? Whenever in any reaction one solid or insoluble part executed as a product in a reaction known as PPT reaction, यानी precipitation reaction। मैंने आपको बताया ना precipitation को शॉर्ट फॉर्म में बेटा PPT बोलते हैं। तो क्या लिखा मैंने, whenever in any reaction one solid or insoluble part, मान लो कोई रिएक्शन हुआ उसमें कोई ऐसा बन गया बंदा जो इंसॉल्युबल था, पानी में घुलने वाला नहीं था और
सॉलिड था। भाई सॉलिड होगा तभी तो ज्यादातर चांसेस है कि नहीं घुलेगा। पार्ट एग्जीक्यूटेड एज अ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट यानी कोई रिएक्शन करते हो प्रोडक्ट फॉर्म में कोई ऐसी चीज बन जाती है जो सॉलिड हो या इनसॉल्युबल हो, तो उस केस में वो सेटल डाउन हो जाएगा कंटेनर में जाकर के नीचे, घुलेगा तो नहीं तो नीचे बैठ जाएगा बेटा भारी होने की वजह से। तो उसी को कहते हैं बेटा प्रेसिपिटेट, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डन। तो रिस्पायरेशन और प्रेसिपिटेशन दो अलग तरह के रिएक्शंस थे, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक दो अलग तरह के पार्ट थे, वो सारा मैं एक एक करके डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं आपके सामने। प्रेसिपिटेशन मैंने आज आपको कर दिया, एपिसोड 2 तक एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिस्पायरेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, किस कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव होगा, एडिशन, डिकम्पोजिशन, सब कुछ बता रखा है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? डन सर। तो जब भी कभी दो ऐसे आपको रिएक्टेंट दिखाई दे, आपको लगे कि आप उसको बीच से ब्रेक करके यूनिवर्सल रूल हमारा लगा करके रिएक्शन करके आप आयन डिस्प्लेस कर सकते हो, ऐसा हर रिएक्शन बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नोट कर लिया होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि सर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में तो इतने ही तरह के थे रिएक्शन सर, और भी रिएक्शंस होते हैं क्या? बेटा मेरे से मत पूछो, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको सारा इंट्रो दे रखा है, इसके लिए आधार लेक्चर 1 में चले जाइए, सब पता चलेगा। ठीक है, सो प्लीज बी कनेक्टेड विद द टॉपिक वाइज टॉपिक इन वन चैप्टर। चलिए नाउ वी कैन मूव फर्दर। आगे कौन सा रिएक्शन था सर? अरे एक रिएक्शन मैंने लिखवाया था तुम्हें यार, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्या होता है सर? फिर मैंने बेटा आपको लिखवाया था रिडक्शन रिएक्शन। ये क्या होता है सर? बहुत आसान है, देखो मान लो ये कोई एक्स नाम का एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी केमिकल स्पीसीज है, और ये बेटा कोई वाई नाम का है। ये दो लोग थे, एक्स और वाई नाम के। ठीक है, अब हुआ क्या ना, ये दोनों रिएक्शंस करने लगे, दोनों प्लस रिएक्शन करने लगे। तो रिएक्शन के दौरान हुआ क्या, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। होता है ना, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि कोई भी एलिमेंट बेटा इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है या गेन क्यों करता है? अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हर एलिमेंट ऑक्टेट या डुप्लेट, यानी कुछ एलिमेंट हीलियम जैसा बनना चाहते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, हीलियम इनर्ट होता है, तो उसके जैसा भी जो बन जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा, और बाकी नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन, ये सब जो होते हैं, यानी कौन से बेटा? हीना, नीना और करीना का जीरोक्स, रंगीन, ये वो बेटा हमारे पास 6 एलिमेंट होते हैं जिनके जैसा दुनिया का हर एलिमेंट बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट में, इनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, तो ये स्टेबल होता है, और इन सभी के लास्ट शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको ऑक्टेट कहते हैं बेटा, इसको डुप्लेट कहते हैं। तो ऐसा हर कोई होना चाहता हो, क्योंकि इस सिचुएशन में पाया गया नेचुरली ये लोग बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, इसीलिए बेटा इनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। इनर्ट मतलब जो रिएक्शन नहीं करेंगे। भैया कोई एलिमेंट परेशान थोड़ी ना होना चाहता है। तुम क्या चाहते हो? तुम लाइफ में चाहते हो कि तुम हमेशा परेशान रहो, रिएक्शन करते रहो? नहीं, हमें भी सर स्टेबिलिटी चाहिए। तो कैसे हो जाए? ऐसे हो जाओ। तो इन्हीं को एलिमेंट्स ने अपना आइडियल मान लिया है। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है क्योंकि वो ऐसा होना चाहता है। तो अगर मान लो कोई 2 कंपाउंड रिएक्शंस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज गेन नॉर्मल है टू गेन द स्टेबिलिटी। तो मान लो बेटा इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसको चाहिए था इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब बेटा इसने लूज किया तो इस पे प्लस, जिसने गेन किया उस पर माइनस। जिसने लूज किया कहा कि भैया तुमने किया है ऑक्सीडेशन, और जिसने गेन किया बेटा उसको कहा है रिडक्शन। क्यों भैया? आपको समझ में आ रहा होगा, रिडक्शन वर्ड किससे बना होगा? रिड्यूस वर्ड से बना होगा। रिड्यूस का मतलब क्या होता है बेटा? घट जाना। यू कैन सी नाउ, पहले जो y था ना वो न्यूट्रल था, कोई चार्ज वार्ज नहीं था, 0 था। अब बेटा उसका चार्ज नेगेटिव हो गया, मतलब चार्ज घटा है, डिक्रीमेंट हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो इसको रिडक्शन बोला गया। ठीक है, तो बड़ा आसान है रिडक्शन पहचानना। रिडक्शन मतलब किसी चीज का घट जाना, किसका घट जाना? चार्ज का। तो चार्ज क्यों घटता है? इलेक्ट्रॉन लेने पर। तो ऑक्सीडेशन उसका उल्टा हो गया,
ये बेटा इसमें चार्ज बढ़ता है क्योंकि ये चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज करता है। डन। तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरे तरीके देखो जो अभी बेसिक लेवल पे 10th में है, हालांकि याद रखिएगा 11th और 12th पूरा सीनियर क्लासेस में ना आपको इसी कॉन्सेप्ट पे काम करना है। अब चूंकि 10th में कुछ और भी है वो बता दे रहा हूं। देखो ध्यान से, अगर कोई एक्स नाम का एलिमेंट मॉलिक्यूलर आयन बेटा अगर ऑक्सीजन गेन करता है, ध्यान से सुनना, अगर ऑक्सीजन क्या करता है बेटा, गेन करता है, या हाइड्रोजन बेटा क्या कर देता है, लूज करता है। रिमेंबर दैट, अगर कोई एलिमेंट या मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑक्सीजन को गेन करे और हाइड्रोजन को लूज करे, गेन मतलब बेटा एरो देखो इधर दे दिया है, लूज मतलब बेटा इधर दे दिया है, तो ये फिनोमिना भी बेटा ऑक्सीडेशन है। और इधर आ जाओ, ठीक है, तो इधर में देखो ध्यान से, इसमें बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो एक दूसरे के उल्टे हो चुके हैं ना, मैंने तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। इलेक्ट्रॉन के मामले में अगर एक लूज कर रहा है तो एक गेन कर रहा है, तो यहां भी इसका उल्टा होना चाहिए। तो देखो अगर ये ऑक्सीजन गेन करता है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन लूज करता है तो ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन क्या होगा, अगर बेटा ये ऑक्सीजन लूज कर दे और बेटा हाइड्रोजन गेन कर ले, तो ये इस केस में बेटा क्या कहलाएगा, रिडक्शन। सिंपल। So now you have three different type of the definition of oxidation and reduction. ठीक है, कैसे कैसे बताओ। कोई पूछे what do you mean by oxidation, तो तुम क्या बोलोगे, sir those type of reaction where any atom molecule or ions lose their electrons called oxidation reaction. What do you mean by reduction? It is a type of reaction where any atom molecule or ions gain electrons known as reduction. इनके टर्म में बताओ, whenever any element, atom or ion gain oxygen or lose hydrogen is called oxidation. Whenever any element, atom or ion lose oxygen, gain hydrogen, known as reduction. I hope it is clear. तो जिन्होंने एक डायग्राम बना लिया होगा ना, उनको डेफिनेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हमें लगता है, क्योंकि वो डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हो। हाँ या ना बोलो, यस सर, व्हाई नॉट, आई कैन। ठीक है, तो हम ये बना सकते हैं सर, क्योंकि हमें साफ दिखाई दे रहा है, और यही सिंपल लाइन आपको लिखना होता है। देखो 10th के बोर्ड या स्कूल में बोर्ड एग्जाम्स में कुछ कैसे क्वेश्चन आएंगे, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन, गिव सम एग्जांपल। तो ऑक्सीडेशन का मतलब बेटा ये एक डेफिनेशन है और एक इलेक्ट्रॉन वाला डेफिनेशन है, अब दोनों डेफिनेशन लिख दो, बहुत बेटर। अब तीनों को एक में कंबाइन करके लिख दो, कैसे, देखो व्हेनेवर एनी एटम मॉलिक्यूल और आयन lose their electron or lose hydrogen or gain oxygen during a reaction known as oxidation. रिडक्शन का पूरा डेफिनेशन, ये मतलब कोई टीचर काट ही नहीं सकता यार। रिडक्शन का पूरा डेफिनेशन, whenever any atom molecule or ion during a reaction lose oxygen or gain electrons or gain hydrogens known as reduction. I hope it is clear to all of you. ठीक है, डन। अब तुमको इसमें एक नई चीज जोड़ता हूं जो 10th में नहीं है, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, बताना मुझे है, ये बताओ अगर इस X ने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया होता तो क्या Y इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता, नहीं सर। इसका मतलब इसकी वजह से वो क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, इसीलिए बेटा इसको नाम देंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ये एजेंट है, दूसरों के लिए काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है, दूसरे के लिए, इसके लिए काम कर रहा है भाई। व्हाई इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसी की वजह से तो रिड्यूस हुआ है। यानी व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट बेटा, जो खुद तो ऑक्सीडेशन करते हैं लेकिन उनकी ऑक्सीडेशन की वजह से दूसरे का फायदा होता है और वो रिडक्शन कर जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बारे में देखो बेटा, मतलब अगर ये रिडक्शन नहीं करता, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, तो इसके लूज करने का कोई फायदा था, नहीं सर। मतलब उसको लूज करने के लिए किसने इंस्पायर किया, इसने किया, क्योंकि भैया तुम दे दो हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बेटा क्या बोलेंगे बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब इसकी वजह से बेटा ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। अगर मान लो एग्जाम में आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या बोलोगे, दोज मॉलिक्यूल एटम्स और आयंस व्हिच ऑक्सीडाइज टू इटसेल्फ बट रिड्यूस टू अदर। What do you mean by oxidizing agent? Those molecules, atoms or ions which
which reduce to itself but oxidize to other। क्योंकि बेटा एजेंट वर्ड लग गया। एजेंट मतलब होता है जो दूसरों के लिए काम करता है, समझ, जैसे एलआईसी एजेंट हो गए, है ना, या वो जो नहीं ट्रेन जब कि स्टेशन पे जाते बोलते हैं नहीं भाई टिकट करा दिया क्या, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लेंगे करा देंगे, वो क्या है, एजेंट है, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहा है। एजेंट हमेशा दूसरों के लिए काम करता है। देन तो रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट से दिमाग में रखना, एजेंट अच्छा ये दूसरों के लिए काम करेगा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरों को रिड्यूस करेगा लेकिन खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट अच्छा दूसरों के लिए काम, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस। दैट्स इट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके नाउ तो देखो ये जो टॉपिक है बहुत मस्त टॉपिक है, ये हम समझ गए, और ये हमारी डेली लाइफ है ना, हर तरफ होता रहता है, हर तरफ होता रहता है, डिनाई नहीं कर सकते, हर तरफ होता रहता है। कैसे यार, पता है क्या हुआ, एक बार हम कॉपर लिए थे, तो कॉपर लिए थे, ठीक है कॉपर था वहां पे, अब पता नहीं क्या हुआ, अब हुआ क्या, ये O2 यानी बेटा एयर उसके कांटेक्ट में आ गया। अब एयर को तो तुम रोक नहीं सकते बेटा, एयर तो हर जगह है, तो ये एयर जो था ना कॉपर के कांटेक्ट में आ गया। अब देखो फिजिकल स्टेट शो करना तो कैसे करोगे, याद करना, मैंडेटरी नहीं लेकिन याद करना, कॉपर सॉलिड है तो S, ऑक्सीजन गैस है तो बेटा G, याद है। लेकिन मैंने बताया था कि फिजिकल स्टेट को शो करना मैंडेटरी नहीं है। तो बेटा कॉपर सॉलिड हो गया और ये G फॉर गैस हो गया, डन। सो बेटा कॉपर जो था ना ऐसे पड़ा था तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया। अब ये बेटा दोनों रिएक्शन करके बना देता है 2CuO। ये देखिए बेटा ये क्या बन गया सर, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड बन गया। रिमेंबर दैट अगर कॉपर +2 में है बेटा तो इसको क्यूप्रिक बोलते हैं, कॉपर बेटा प्लस में होता है तो इसको क्यूप्रस बोलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे अभी आपको बहुत कुछ बताऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेना। क्यूप्रिक ऑक्साइड बन गया सर, पता नहीं जैसे ही बना ना ये ब्लैक कलर का हो गया। अब कोई पूछ दे यहां क्या हुआ तो बोलो अरे ये कॉपर अकेला था, प्रोडक्ट में तो ऑक्सीजन आ गया, और सर ने बोला था कि जब भी कभी कोई ऑक्सीजन गेन करता है तो ऑक्सीडेशन होता है, इसका मतलब यहां ऑक्सीडेशन हुआ है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बेटा ऑक्सीडेशन। कितना आसान है। अब ऐसे बेटा मैंने कॉपर ऑक्साइड लिया, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड लिया मैंने बेटा, है ना। अब इसको मैंने पास करा दिया बेटा हाइड्रोजन गैस से। किससे पास करा दिया बेटा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये भी सॉलिड है बेटा, ये भी सॉलिड है, मैंडेटरी नहीं है, फिजिकल स्टेट दिखाया मैं बार बार बोल चुका। अब हाइड्रोजन आया तो बेटा ये H2O और CO में वापस आ गया। ये देखो, अरे सर ने तो बोला था कि जब कोई कंपाउंड ऑक्सीजन लूज कर दे तो रिडक्शन होता है, तो कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, अब कॉपर के पास ऑक्सीजन है ये नहीं है, मतलब उसने लूज कर दिया, मतलब रिडक्शन। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बेटा रिडक्शन रिएक्शन, है ना। यहाँ कॉपर जो है तो पहले ब्लैक कलर का था, है ना, ये वाला ब्लैक कलर का था बेटा, ऑक्सीजन चले जाने के बाद वो लगभग ग्रे कलर के जैसा दिखने लगता है। दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपको डेफिनेशन पता है ना तो आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन आराम से पहचानोगे, कोई रोक नहीं सकता। डन। चलो बताओ तो ये किसका एग्जांपल है बेटा, ZnO+C gives CO with Zn। कैन यू टेल मी द आंसर, ये कौन से टाइप का रिएक्शन है। यस सर, सिर्फ जिंक के पास ऑक्सीजन था, अब जिंक के पास नहीं है सर, इसका मतलब बेटा जिंक के पास ऑक्सीजन था, अब जिंक के पास नहीं है, तो बेटा यहां से यहां तक हम करेंगे ना सर। देखिए जिंक के पास ऑक्सीजन था, अब जिंक नहीं है तो इसने ऑक्सीजन लूज किया, तो सर ऑक्सीजन लूज करने वाले जो होते हैं उसको कहते हैं कि यहां पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है सर। अच्छा तो बताओ बेटा ये इसमें क्या हो रहा है, अरे सर कार्बन के पास तो ऑक्सीजन था ही नहीं, आ गया, इसने ऑक्सीजन गेन किया है सर। गेन का मतलब तो सर आपने बताया था ऑक्सीडेशन, तो सर ये ऑक्सीडेशन हो गया। किसी भी रिएक्शन वाले आसानी से पहचान लेंगे कहां ऑक्सीडेशन और कहां रिडक्शन होगा, एवरीवेयर। डन। तो डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट है
इतना इजी डेफिनेशन आपको बता दिया कि अब आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। आराम से पहचानो कहां ऑक्सीडेशन है, कहां रिडक्शन है। ऑक्सीजन लूज, रिडक्शन, गेन, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन लूज, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन गेन, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन लूज, ऑक्सीडेशन, गेन, रिडक्शन। दैट्स सिंपल। ओके, नाउ सर प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज बताओ थोड़ा सा। देखो बेटा, चीज है जिसको कहते हैं रेंसिड, रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी आती है किसकी वजह से बेटा? रेंसिड की वजह से। द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय दिस सर? देखो, कभी आप कोशिश किए हो कि आपके घर में कुछ आप लाए थे मार्केट से खरीद के, ठीक है, बिस्किट बिस्किट कुछ लाए थे या कुछ भी लाए थे, और उसको आपने ढक्कन लेके एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया, और डब्बा पता चला ढीला खुला रह गया, और काफी दिनों तक ऐसा रह गया। फिर कुछ दिनों बाद जब आपने ढक्कन खोला तो देखा ढक्कन ढीला था। आपने खोला, उसको निकाल के खाने की कोशिश की, तो आप देखोगे उसका टेस्ट और स्मेल काफी चेंज हो जाता है ना? बिस्किट के साथ सबसे अच्छा एग्जांपल कर लेते हैं। बिस्किट मार्केट से खरीदो, सबसे सस्ता वाला पार्ले जी, खरीद करके उसके बिस्किट के पैकेट से हटा के बिस्किट को ओपन कर लो और उसको डब्बे में डालकर ढक्कन छोड़ देना ढीला। 2 दिन बाद आप चेक करना, खाओगे तो बड़ा टेस्ट बड़ा खराब लगेगा और स्मेल तो खैर खराब लगेगा ही। सर ये क्या हुआ सर, ऐसे कैसे हो गया सर? बेटा यही हुआ है, इसी को कहा जाता है रेंसिडिटी, क्योंकि वहां रेंसिड फॉर्म में वो कंपाउंड चेंज हो चुका है। ऐसा हुआ क्यों सर? तो ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप किसी भी कंपाउंड को, खास करके जिसमें फैट और ऑयल पाया जाता है, ठीक है, कोई भी ऐसा बेटा ईटिंग या कोई भी ऐसा कोई चीज जिसमें फैट और ऑयल की कंसिडरेशन हो, जहां पर वो पाया जाता हो, ज्यादातर ये खाने पीने वाली चीजों में डाली जाती है। तो जितने भी ऐसे बेटा फूड प्रोडक्ट होते हैं जिनमें ऑयल और फैट के पाए जाने के चांसेस होते हैं या ज्यादा होते हैं, उनमें एक बहुत बड़ी चीज होती है कि अगर उनको आप ना कुछ दिन के लिए ऐसे हम नॉर्मल एयर के कांटेक्ट में रहने दोगे ना, तो वो अपना टेस्ट और स्मेल दोनों मिस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनका हो जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का जनरल एग्जांपल आ गया। अब ड्यू टू द ऑक्सीडेशन बेटा वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर दी, टेस्ट खत्म हो गया, स्मेल खत्म हो गया, खाने की इच्छा नहीं कर रही है। इसी को कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द बेटा रेंसिडिटी। और जो बना, जिसकी वजह से फूड खराब हो गया, दैट इज कॉल्ड रेंसिड, उसको रेंसिड कहते हैं। एंड ड्यू टू ओनली दिस वे कि इसमें थोड़ा सा फंगस ये सब चीजें अटैक करते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने की वजह से ऑक्सीजन क्या हो गया, गेन हो गया, और ऑक्सीजन की एक्टिविटी थोड़ी हाई होती है, तो किसी भी चीज के साथ इजीली वो कॉम्पैक्ट कर जाती है। इसीलिए बेटा ऐसे जिसमें ऑयल और फैट ये सब होता है ना जिन फूड्स में, उनमें एक प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, एक एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाए। अगर वो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ ना तो फिर वो सेफ रहेगा, और अगर ऑक्सीडाइज हो गया तो रेन एसिड बनने के चांसेस हैं। सर इसको कैसे करते हैं, प्रिजर्व कैसे करते हैं सर? दो तरीका, या तो आपके घर में फ्रिज उसमें डाल दो। आपने देखा होगा फ्रिज में अगर आप चीजें डाल देते तो उसका लाइफ थोड़ा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रिज में बड़ा टेम्परेचर बहुत डाउन है, तो टेम्परेचर अगर कूल होगा ना तो वहां पर ऑक्सीजन गैस जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि गैस फॉर्म कब होता है, जब टेम्परेचर हाई हो। वहां तो कूल टेम्परेचर है, तो अगर ऑक्सीजन गलती से आ भी गया ना तो उसमें वो एक्टिविटी नहीं आ पाएगी, ऑक्सीडेशन करने की ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि वो प्रॉपर लेवल में वो गैस की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। तो मैंने उसको ऑक्सीडाइज होने से बचा लिया, मेरा फूड प्रिजर्व हो गया। और ऐसे मार्केट में तो चिप्स का पैकेट एग्जांपल ले लो बेटा, चिप्स आप मार्केट से खरीदते हो, उनमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस क्या करता है? नाइट्रोजन बेटा इज नॉट, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव तो है नहीं। तो सोचो ना हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है, लेकिन फिर भी आपने देखा है कि उसको कहीं रिएक्शन करते हुए, कहीं एग्जिस्ट करते हुए नहीं। क्यों? क्योंकि भैया क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है, लेकिन समस्या है कि नाइट्रोजन रिएक्ट करता ही नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो बॉन्ड एनर्जी होता है बहुत हाई होता है। मतलब नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है बहुत ज्यादा चाहिए होता है, जो हमारा रूम टेम्परेचर उसको नहीं दे सकता। इसीलिए नॉर्मल कंडीशन में नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करता है। तो इसी का फायदा उठा के हम लोग क्या करते हैं, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन डाल देते हैं। अब नाइट्रोजन एक वहां पर एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देगा, और नाइट्रोजन खुद रिएक्ट करता नहीं है, तो इनर्ट एटमॉस्फेयर बना देगा, जिसकी वजह से आप उसके अंदर रखा हुआ प्रोडक्ट अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ भी जाए तो भी वो ऑक्सीडाइज ना कर पाए, क्योंकि नाइट्रोजन उसको ऐसा करने नहीं देता है। डन? ओके, तो रेंसिडिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना? तो क्या है भाई रेंसिड या रेंसिडिटी? सो whenever any food item which contain
fat and oil get oxidized in presence of oxygen, और एयर लिख सकते हो, ऑक्सीजन एयर, then food item change, lose अच्छा नहीं लगेगा, change, then food item change their taste and smell. Known as rancid, and this phenomenon is known as rancidity. ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट द rancidity, एंड rancid का मतलब क्या होता है। तो वही जो बताया वही होता है कि भैया जब भी कोई फूड आइटम आप लेते हो, अगर उस फूड आइटम में बेटा फैट और ऑयल की क्वांटिटी अच्छी खासी है, जो ज्यादातर हम लोग रोज खाते हैं उसमें होती ही है, बिस्किट हो गया, चिप्स हो गया, कुछ भी मतलब आप चीजें खा रहे हो ज्यादातर, फैट और ऑयल होने के चांसेस लगभग सारे फूड में होते हैं। उस केस में वो गेट ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर वो एयर के कांटेक्ट में आया बेटा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन गेन कर लेगा। ठीक है, तो देन फूड आइटम चेंज, देन फूड आइटम में क्या हो जाता है बेटा, उसके टेस्ट और स्मेल में चेंजेस आ जाते हैं। इसी को बेटा रैंसिड बोलते हैं, और इस फिनोमेना को रैंसिडिटी बोलते हैं। दैट्स अ सिंपल थिंग। ठीक है बेटा, और रैंसिडिटी से अगर तुम्हें बचाना है, तुम्हें अपने फूड को बचा के रखना है, ऑक्सीडाइज नहीं होने देना है, तो उसमें क्या मिला दोगे, फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो ये भी लिख देता हूं बेटा, टू प्रिवेंट फूड आइटम्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने फूड आइटम को ऑक्सीडेशन से बचा लें, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे एंटीऑक्सीडेंट। क्या ऐड करेंगे बेटा, एंटीऑक्सीडेंट, या फिर बेटा हम उसको फ्लश कर देंगे, फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। क्योंकि नाइट्रोजन गैस अगर वहां अवेलेबल रहेगा तो इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा, क्योंकि खुद रिएक्टिव नहीं है, तो उसको भी ऑक्सीडाइज होने से बचा लेगा। और अगर इंडिविजुअली में एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं, तब तो ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइज होने के लिए तैयार है, एंटीऑक्सीडेंट जो उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देना चाहता है। दैट्स अ सिंपल थिंग। इसीलिए तमाम तरह के फूड आइटम में बेटा फूड प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अचार में विनेगर मिलाया जाता है, वो भी एक फूड प्रिजर्वेटिव है जो अचार को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। सो एवरीवेयर बेटा यू कैन सी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपके हर आसपास अवेलेबल है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू डिफाइन द ऑक्सीडेशन इन अ रियल लाइफ, डेली लाइफ। आई होप इट इज क्लियर। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है पता है, रिडक्शन क्या है पता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है पता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है पता है, रेंसिडिटी पता है, रेनेसिड पता है, फूड प्रिजर्वेटिव पता है, चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन से फ्लश क्यों करते हैं पता है, और क्या चाहते हैं। लो भाई, तो ये भी कहानी मैंने कर दी है खत्म। अब आप आराम से बताओ कौन रिडक्शन, कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, एवरीथिंग यू नो अबाउट इट बेटा। डन है। सो अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है ये भी पता है, रिस्पायरेशन रिएक्शन क्या है वो भी पता है। सो बेटा ओवरऑल इस चैप्टर में आपने ये सीखा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस को लिखने के तरीके क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से। ट्रिक दिया था ना, लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन नहीं है तो फिर लास्ट में हाइड्रोजन बैलेंस करना है, इन दोनों को लास्ट में ही करना चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद बेटा टाइप्स ऑफ, जब हम लोगों ने केमिकल इक्वेशंस को लिखना सीख लिया, उसको बैलेंस करना सीखा, फिर बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कितने होते हैं, तो सर एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है सर, इसके बाद सर डबल डिस्प्लेसमेंट होता है सर, इसके बाद सर आपका ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, रेस्पिरेशन रिएक्शन होता है। हर तरह के रिएक्शन से आपको रूबरू करा दिया। ठीक है, तो अगर आपने ये तीनों एपिसोड अच्छे से देख लिए तो आपका 10th का जो ये चैप्टर है बेटा केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, इट विल कंप्लीटली
डन, इट हैज बीन कंप्लीटली डन, कोई इशू नहीं है। और इसको एपिसोड बाय एपिसोड मैंने इसलिए रिलीज किया ताकि आपको जब लगे ना कि इधर वाले में, इस वाले टॉपिक में कोई इशू है, खट से वो एपिसोड ओपन किया, पढ़ना शुरू कर दिया, सिंपल। और हमारी वीडियो की एक खास बात होती है कि आप उसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं बोलता भी बहुत ज़्यादा कुछ हूँ, अच्छा हूँ। कहने का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें मैं बोल जाता हूँ जो मैं लिखता नहीं हूँ, और वो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं आपकी रेगुलर लाइफ के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए। तो जरूर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, सर ये 10th का पहला चैप्टर तो आपने कवर कर दिया, लेकिन इसमें भी एक चीज होती है सर, ये भी एक डेली लाइफ में होने वाला फिनोमेना है जिसको कोरोजन कहा जाता है। अब सर ये कोरोजन क्या होता है? नहीं यार, तो बड़ा बेसिक सर है, पता था सर, फिर मैं देख लेते कोरोजन है क्या। ये देखो तो, मान लो बेटा ये मेटल का सरफेस है, मान लो ये जो मेटल है ना ये आयरन है, ठीक है बेटा, ये आयरन ले लिया मैंने, नया नया लेके आया था खरीद करके, आया साइकिल, उसमें लोहा मिक्स होता भाई, लेके आया था खरीद करके, बढ़िया, फिर चलाना बंद कर दिया क्योंकि मैंने बाइक खरीद ली भाई, है ना। अब बाइक खरीद ली, साइकिल छोड़ दी, साइकिल ऐसे पड़ा था कूड़े में, बारिश वारिश हो रही थी, तो बारिश वारिश होने की वजह से इस मेटल के सरफेस पर मॉइस्चर और एयर का बेटा अटैक होना है। ये तो बात सही है, क्योंकि नेचर में ये सब है, तो हम क्या करें, नेचर में ही है ये यार, हमारी गलती नहीं है, हमने तो साइकिल रखा था। तो मॉइस्चर मिल ही जाता है बेटा ह्यूमिडिटी के फॉर्म में हमें अपने एटमॉस्फेयर से, एयर भी बेटा हमें एटमॉस्फेयर से मिल ही रहा है, तो ये लोग दोनों इस पर करते हैं अटैक, और ये रिएक्शन इतना धीरे 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 होता है ना, एक टाइम के बाद जब मैंने साइकिल निकाली ना, तो देखा उसके रॉड के ऊपर कुछ ऐसा जमा हुआ था, देखिए उसके लेयर के ऊपर ऐसा कुछ जमा हुआ था, कुछ ऐसा जम गया था बेटा, आपने भी देखा होगा, है ना। एक ऐसा ऊपर का जो लेयर था ना इसका, लगभग रेडिश ब्राउन था, लाल और ब्राउन कलर का मिक्सचर, तो रेडिश ब्राउन जैसा यहां पर एक लेयर आपको दिखाई देता है। अरे सर ये क्या हो गया, आयरन तो सर हमने काला देखा था, ये तो रेडिश ब्राउन हो गया। बस बेटा इसी को कहा जाता है कि कोरोजन हो गया, या इसी को कहा जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, आयरन में रस्ट लग गया है, जिसको हिंदी में जंग कहते हैं, जंग लग गया है, और इस केमिकल रिएक्शन को कोरोजन कहा जाता है। यानी दिस टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन नोन एज कोरोजन, एंड इट इज नॉट ओनली वैलिड फॉर द आयरन मेटल, दिस कोरोजन कैन बी हैपन विद एग्जांपल में कॉपर, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा, देयर आर सो मेनी मेटल्स व्हिच डिफाइन द कोरोजन मेटल। सिल्वर, चांदी की कोई चीज आप खरीद लीजिए मार्केट से, चांदी की कोई चीज आप मार्केट से खरीद लीजिए और उसको काफी दिनों तक यूज करते हैं, उसमें कुछ काली काली लेयर्स आ जाते हैं, काले काले लेयर्स चढ़ जाते हैं, यानी कि बेटा सिल्वर में जो कोरोजन होता है किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। आयरन में कोरोजन किस कलर का बेटा, रेडिश ब्राउन कलर का। और फिर कॉपर में ग्रीन कलर का, तो कॉपर में बेटा कोरोजन होता है ग्रीन कलर का, इन्हें ग्रीन कोटिंग हो जाएगी उस पर बेटा कोरोजन की वजह से। बेटा सिल्वर में कौन सी कोटिंग हो जाएगी बताओ, ब्लैक कोटिंग हो जाएगी बेटा। और आयरन का तो मैंने आपको बता ही रखा है, कोड आउट, डन। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन? यस सर, व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन बेटा? तो कोरोजन का मतलब हो गया whenever any active metal, हाँ ये एक अच्छा वर्ड है सर, एक्टिव मेटल। अरे कोई भी एरा गैरे में कोरोजन नहीं होता है, अरे वो मेटल खुद एक्टिव होगा, खुद ही रिएक्शन होना चाहेगा, तो ऑब्वियसली उसमें जल्दी होगा। सो व्हेन एवर एनी एक्टिव मेटल लाइक कॉपर, आयरन एंड सिल्वर came into contact of moisture, यानी आप वाटर ले सकते हो सीधे सीधे, मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक एयर,
then another type of colorful rust executed there, known as corrosion. हो गया। मतलब जब भी कभी बेटा कोई एक्टिव मेटल, अब ये मत बोलना सर एक्टिव मैंने एक्टिविटी सीरीज आपको लिखवा रखा है एपिसोड नंबर 2 में, व्हेनेवर कोई एक्टिव मेटल बेटा कॉपर, आयरन, सिल्वर जैसे मेटल के केम इनटू कांटेक्ट मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक एयर के साथ आ जाते हैं। जब भी कोई हमारा एक्टिव मेटल एयर के मॉइस्चर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, इन दोनों के कांटेक्ट में, तो वो लोग अटैक करते हैं। उनकी अटैक की वजह से एक अनदर टाइप ऑफ द कलरफुल रस्ट एग्जीक्यूटेड देयर, उनके ऊपर एक रस्ट जम जाता है, एक लेयर जम जाता है अलग अलग मेटल के कलर के नेचर के अकॉर्डिंग। इसी फिनोमेना को कोरोजन कहते हैं, है ना। और जिस मेटल में ये हो गया उसको क्या कहेंगे कि कोरोड, है ना। तो जैसे आयरन में क्या हो गया बेटा, कोरोड हो गया, आयरन कोरोड हो गया, कोरोड मतलब उसमें कोरोजन हो गया। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर ये कॉपर में हो रहा होता तो रस्टिंग ऑफ कॉपर, सिल्वर में हो रहा होता तो रस्टिंग ऑफ सिल्वर। समझ में आ गया। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। हाँ, सेव कर सकते हैं। कैसे सेव करें सर, देखो बेटा ये आयरन टुकड़ा था, ध्यान देना, ये मैं समझा दो प्रैक्टिकली। बेटा ये आयरन था, ठीक है, ये लोग अटैक करेंगे, ये तो नेचुरल चीज, हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसा थोड़ा हवा और उसको ह्यूमिडिटी को रोक देंगे, ये बेवकूफी वाली बात है। तो क्या करें, इसके ऊपर ना मैंने कोटिंग कर दिया, ये देखो, कोई कलर कोटिंग कर दिया, कुछ मेटल का कोटिंग कर दिया। ये देखो मैंने कोटिंग कर दिया बेटा। क्वेश्चन ये कि सर ये कोटिंग करोगे किससे करोगे, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो बेटा ये जो कोटिंग किया है ना मैंने, है ना, किस लिए किया है, टू प्रिवेंट, कोटिंग मैंने जो किया है इसके ऊपर, कोटिंग टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए बेटा यहां पर कोटिंग किया गया। करोगे किसका कोटिंग, तो हमेशा रखना कोटिंग हमेशा हाईली रिएक्टिव मेटल का होना चाहिए। कोटिंग हमेशा हाईली रिएक्टिव मेटल का होना चाहिए। किससे हाईली रिएक्टिव मेटल का होना चाहिए, हाईली रिएक्टिव मेटल देन exist metal to prevent from corrosion। मतलब बेटा कोटिंग किससे करते हो, तो टू प्रिवेंट द रस्टिंग। ओके, किसका करोगे, हाईली रिएक्टिव मेटल का करेंगे। किससे हाईली रिएक्टिव मेटल, देन एग्जिस्ट मेटल, जो मेटल ऑलरेडी मतलब जिसको रस्टिंग से मुझे बचाना, देन एग्जिस्ट मेटल टू प्रिवेंट द कोरोजन। जिस मेटल को कोरोजन से बचाना है उससे हाईली रिएक्टिव मेटल का उसमें कोटिंग कर देंगे। इससे क्या होगा, तो जब बेटा एयर या मॉइस्चर अटैक करेगा तो पहले वो किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, हाईली रिएक्टिव कोटिंग के आ जाएगा। अब अगर ये हाईली रिएक्टिव कोटिंग अगर ऊपर वाला है तो यही पहले बेटा इनके साथ निपट लेगा, रिएक्शन कर लेगा, तो हमारा आयरन क्या हो जाएगा, बच जाएगा। आया समझ में। सो इसी तरह से ध्यान रखिए, जैसे आजकल हम लोग मॉडिफाई साइकिल देखते हैं ना, मतलब अलग अलग स्टाइलिश साइकिल, तो उनके कलर मतलब बहुत दिन तक रहते हैं, फेड नहीं होते, कोरोजन नहीं होता उसमें, क्योंकि वो है तो वो भी आयरन का ही, लेकिन उसके ऊपर कोट करके आपको दिया गया है कि अगर एयर या मॉइस्चर आके उसके साथ कांटेक्ट भी करे तो उसका ऊपर का लेयर ही रिएक्टिव है, तो वही एयर और मॉइस्चर से निपट लेगा। आयरन तक एयर मॉइस्चर को आने नहीं देगा, तो बेटा सेफ हो गया। इसको कहते हैं बेटा कोटिंग ऑफ द कोटिंग फिनोमेना। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेटा रस्टिंग, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। दिस इज ऑल अबाउट द रस्टिंग। हमें लगता है कि इसमें आपको सारे जवाब आपको मिल गए होंगे रस्टिंग के। क्वेश्चन ये, आपने बोला हाईली रिएक्टिव मेटल, हमें कैसे पता चलेगा कौन से मेटल से कौन कितना रिएक्टिव है, ये मत बोलना। आधार लेक्चर 3 यानी एपिसोड नंबर 3 के पहले एपिसोड नंबर 2 जो मैंने रिलीज किया था उसमें रिएक्टिविटी सीरीज पूरा लिखवा दिया था। लिखकर बांटा शो कंपनी से मांगा, ऑल मैन जॉइन करप्शन फ्री कोड को, 21 पागल है क्यों बाहर आई, होंगे 12 पंडित कलावती सोनालाई फ्री में।
जाइए एपिसोड 2 में एक बार देखिए और फिर मजे लीजिए कोरोजन के कि आपको कोटिंग किसका करना आपको पता है। अब जैसे मैंने आयरन के ऊपर बताया कोटिंग मालूम कर दिया जिंक का, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव था। दैट्स इट। मजा आ गया सर। ये है हमारा कोरोजन फिनोमेना। डन। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द कोरोजन थिंग्स। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। सो चलो भाई, ये था हमारा 10th का पहला चैप्टर, नाम था केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, जिसको डिटेल में जाकर के हम लोगों ने डिस्कस किया है। कुछ भी छोड़ा नहीं है कहीं से भी और ना कभी छूटेगा किसी भी चैप्टर में। इतना है कि अगर इस पूरे लेक्चर को आपने अच्छे से पूरा ऑब्जर्व कर लिया तो चाहे आप स्कूल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, इवन दैट आप आईटी की तैयारी कर रहे हो, तो आप आगे के लिए भी तैयार हो रहे हो। ठीक है, ओके। नाउ सम क्वेश्चंस आर देयर। तो बेटा अब ये आधार जो है हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? प्रयास में। हम आ चुके हैं बेटा प्रयास में। प्रयास एट द लेट ऑफ लेक्चर फर्स्ट। अब हम प्रयास पार्ट में एंट्री मार गए। प्रयास यानी क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं। चलो बेटा 1 बाय 1 क्वेश्चन के आंसर दो। ये सारे क्वेश्चन आप लिखोगे, है ना, मैं बोलूंगा और लिखते जाओगे। पहला क्वेश्चन है बेटा, मैग्नीशियम का रिबन लिया गया। एक्चुअली मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो रिबन जैसा होता है, धागे जैसा। तो मैग्नीशियम का रिबन लिया गया, उसको क्लीन किया गया, बिफोर रिएक्शन विद एयर। क्वेश्चन है व्हाई। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? मैग्नीशियम रिबन क्लीन्ड बिफोर रिएक्शन विद एयर, व्हाई? मैग्नीशियम के रिबन यानी कुल मिला के मैग्नीशियम को एयर से रिएक्शन कराने से पहले हमें उसको साफ करना पड़ता है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो देखो भैया, तुम मैग्नीशियम को क्लीन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम सुनो। ये मैग्नीशियम है, क्लीन तुमने किया नहीं, तो बेटा उसको ना यहां बर्न लिख देते हैं। ठीक है, बर्न विद एयर। बेटा तुमने इसको क्लीन नहीं किया तो मैग्नीशियम है, इसको एयर मिल जाएगा कहां से बेटा? एटमॉस्फेयर से। हमारी इतनी जनसंख्या है यार, ऑक्सीजन समझ लो, पेड़ पौधे इतने, मिल गया मैग्नीशियम को। अब मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन मिल गया एटमॉस्फेयर से बेटा, तो ये बना लिया है 2MgO। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। अब अगर ये बन गया ना स्टेबल कंपाउंड, अब आप चाह भी लोगे कि हम जा करके ना इसको एयर के साथ बर्न कर दें, जला दें, नॉट पॉसिबल। रिएक्शन ही नहीं होगा क्योंकि पहले ही वो स्टेबल हो गया। इसीलिए बेटा ये जो मैग्नीशियम का रिबन बना है ना, ये मैग्नीशियम का रिबन है, इसको पहले क्लीन कर लो। क्योंकि अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से बना चुका होगा तो तुम बेटा इसको क्लीन कर लो, इसको क्लीन कर दो। क्लीन करो यानी धुल लो, धुलोगे ऑक्सीजन जो भी उसके साथ वो लेयर से निकल जाएगा, फिर प्योर मैग्नीशियम आ गया। अब बेटा जलाओ, जल गया, खत्म। ये लैब का सिंपल फिनोमेना है। तो जब भी कभी आपको फील हो कि मैग्नीशियम रिबन को भैया जलाने से, जहां बर्न करने से पहले आपको उसको धुलना चाहिए, साफ करना चाहिए, तो बिल्कुल करिए। क्यों करिए? तो रीजन है क्योंकि मैग्नीशियम एक लेयर जनरेट कर देता है MgO का, जो कि स्टेबल लेयर होता है। ओके सर, मजा आ गया। ठीक है, नाउ तो एक एपिसोड बेटा हम लोग निकालेंगे इसका प्रयास का, बस 10th आपका खत्म है। अब आप चाहो तो एनसीईआरटी आपके पास जो भी बुक्स है बेटा आप लगाइए क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं आपको Fe2O3 विद HCl देते हैं तो बनता है FeCl2 प्लस H2O। ठीक है बेटा, ये बोला। कह रहा है कैन यू बैलेंस दिस रिएक्शन, कैन यू बैलेंस दिस रिएक्शन, ये आपसे बोला गया। कैसे करते थे? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को तो बाद में करते थे। तो चलो उठाओ, आयरन 2 है, 2 का मल्टीप्लाई, डन। आयरन बेटा निपट गया। अब यहां पर क्लोरीन, क्लोरीन कितना हो गया? 3 2 6, तो बेटा यहाँ 6 का मल्टीप्लाई, क्लोरीन निपट गया। अब नंबर हाइड्रोजन का, क्योंकि ऑक्सीजन लास्ट में। हाइड्रोजन में बेटा
6 हाइड्रोजन सर, यहाँ 3, देखो सर 6 हाइड्रोजन हो गए। अब लास्ट में ऑक्सीजन को करेंगे मस्ती से। कितना ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन? अरे सर बैलेंस डन। सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, उसके पहले हाइड्रोजन को करेंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को करेंगे और उसके पहले जो एलिमेंट उनको करेंगे। सिंपल है। लो सर ये तो बैलेंस हो गया सर। इस कौन से मेथड से बेटा बैलेंस करें इसको? हिट एंड ट्रायल। अपने हिसाब से दिमाग लगा रहे हैं। हिट एंड ट्रायल, देयर इज नो लॉ, देयर इज नो कॉन्सेप्ट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन लाइक NaOH with HCl, then we have NaCl with water. Can anyone tell me this is which type of reaction? Yes sir, plus minus plus with this minus plus with this minus, तब ये बन रहा है सर। इन सर दोनों तरफ के आयन से डिस्प्लेस हो रहे हैं सर। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। आ गया बेटा, है ना? और एक चीज और गौर करो तो, ये तो रिएक्शन का टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये बेस और ये एसिड है कि नहीं बताओ? ये बेस है बेटा और ये एसिड है। और बेटा बेस और एसिड जब भी रिएक्शन बंद करते हैं ना तो सॉल्ट और वाटर ही बनता है। ठीक है, पता है क्यों? भाई देखो बेस और एसिड दोनों मिलकर सॉल्ट बन के सॉल्ट न्यूट्रल होता है। इसीलिए बेटा इसको कहा जाता है, इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बेटा ये? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बेटा ये? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पर एक न्यूट्रल कंपाउंड को फॉर्म किया जा रहा है जिसका नाम सॉल्ट है। ठीक है बेटा, सो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसकी रिएक्शन होने का प्रोसेस है, तरीका है। और ये रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि यहां कंपाउंड एसिड बेस मिलकर न्यूट्रल हो जा रहे हैं। सो रिमेंबर दैट, ये भी एक नई चीज आपको बता दें। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? वेयर द एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यूट्रल कंपाउंड सॉल्ट। डन, बहुत अच्छे से। आगे हर तरह के रिएक्शंस आप कर सकते हो, हर तरह के प्रोसेस कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू इट। चलो बताओ तो, CaOH का होल ट्वाइस विद कार्बन डाइऑक्साइड बेटा बनता है CaCO3 विद वाटर। बन गया, यू कैन सी नाउ। चलो इसको बैलेंस करना है। हाउ टू बैलेंस इट? लो बेटा बैलेंस करके देखो जल्दी से, प्लीज डू इट। बैलेंस करो। तो बैलेंस करेंगे तो क्या मिलेगा सर? जो मिलेगा तो बता तो दिया। अब क्या होगा सर? देखो पहले किसको करेंगे? कैल्शियम। कैल्शियम सेम नो डाउट। कार्बन कार्बन सेम नो डाउट। फिर हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। देखो ना सर ये H के 2 लगे हैं, 2 हाइड्रोजन सर, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। अरे कोई बात नहीं सर। अब ऑक्सीजन लास्ट में बेटा 2 ऑक्सीजन और 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, क्योंकि 2 को 2 का मल्टीप्लाई है। 2 2 4, यहाँ सब तीनों। अरे सर ये तो ऑलरेडी बैलेंस दिया था आपने सर, बैलेंस करना ही कहाँ पड़ा? मजा आ गया। डन। बैलेंस करते क्यों है? टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको किसने दिया था? एंटोनी लेवोशिए। एंटोनी लेवोशिए कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। उनका ही मानना था कि भैया लेफ्ट हैंड का मास और राइट हैंड का मास कंजर्व होता है, यानी इधर और इधर दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सब सेम रहते हैं। एवरीथिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है और रिएक्शन होता क्या है? पुराने बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का बनना। अब यहाँ देखो ना, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड के बीच का बॉन्ड था, ये टूटा होगा और नया बॉन्ड बेटा कैल्शियम और कार्बोनेट के बीच में बना होगा। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन है। तो सब कुछ आपको बता चुका हूँ। व्हाट इज, कोई पूछे व्हाट यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? सो ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। दैट्स अ सिंपल थिंग। ठीक है, एंड इट इज फॉलो ऑलवेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हिच इज गिवन बाय एंटोनी लेवोशिए। एंटोनी लेवोशिए इज फादर ऑफ केमिस्ट्री। ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा? व्हाट यू एक्सोथर्मिक? सर आपने बड़ा आसान बताया था। एक्सो मतलब बाहर निकल जाओ, थर्मिक मतलब हीट एनर्जी। बस बेटा इसी को थोड़ा सा आप इंग्लिश में बोल दो अच्छे से, और क्या? ठीक है, क्या बोलोगे? इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर आफ्टर द रिएक्शन सम अमाउंट या along the reaction some amount of energy released out known as exothermic. Can anyone tell me, please give me one example of the exothermic reaction, then how can you see it? और ये सर बड़ा सिंपल है। कैसे? सर चूने को पानी में डाल दो, देखना सर बहुत ज्यादा वेपर निकल जाता है, एक्सोथर्मिक। सर आप पढ़ाते हो ना तो आपकी भी एनर्जी लॉस होती है, तो एनर्जी बाहर जा रही है सर, आप भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस कर रहे हो सर, है ना? तो डेली लाइफ में वैसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो बेटा जहां पर रिएक्शंस के बाद हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक, अच्छा कोई पूछे तो व्हाट डू यू मीन बाय एंडोथर्मिक? कैन यू टेल मी
इंडो मतलब बेटा इनसाइड, यहां तो बाहर से अंदर आ रहा है, हम ले रहे हैं क्या, हीट एनर्जी। So sir, those type of reaction where heat energy will absorbed during the reaction is called endothermic। ये सराउंडिंग में बाहरी एरिया से एनर्जी खींच रहा है, ठीक है, एंडोथर्मिक। सर एग्जांपल सिंपल है, जिस रिएक्शनों को आपको हीट देना पड़ रहा, जो हीट लेगा तभी रिएक्शन करेगा एंडोथर्मिक। जैसे फोटोसिंथेसिस, सनलाइट का हीट ना मिला तो ना करेंगे हम, जाओ, ठीक है। कोई कंपाउंड को तोड़ना है, डिकम्पोजिशन करना है, तो ऐसे थोड़ी टूट जाता है, हीट देना पड़ता है, एंडोथर्मिक। बहुत आसान है। सर व्हाट डू मीन बाय रेस्पिरेशन, बेटा लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम कोई बाहर से फूड सोर्स से फूड खाते हैं तो खाना हमारी बॉडी में आया और वो हमारी बॉडी की एनर्जी की वजह से ब्रेकडाउन में, बायोलॉजिकल रिएक्शन की वजह से ब्रेकडाउन हुआ और ग्लूकोज में टूट गया। अब वो ग्लूकोज हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन पाए जाते हैं, उनके साथ कांटेक्ट में आकर के CO2 H2O में टूट जाता है और प्लस बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। वो ह्यूज अमाउंट ऑफ जो एनर्जी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, प्लस उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी से हम कई सारे वर्क डन भी करते हैं, इससे हमारा बॉडी हमेशा एक्टिव बना रहता है। तो सर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। व्हिच रिएक्शन? वेयर द food break down into glucose and that glucose came into contact with the oxygen of the cell and converted into the CO2 and H2 and release some amount of energy. This reaction is called respiration। जानना है एपिसोड 2 में चले जाओ, आधार लेक्चर 2 में चले जाओ, सब पता है, कुछ भी छोड़ा ही नहीं मैंने यार। डन बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ये सब तुम्हारे बुक का है क्वेश्चन में जो बोल रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन? सर दोस टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर एनी एटम मॉलिक्यूलर आयंस lose electrons, lose hydrogen and gain oxygen, oxidation. Sir, what do you mean by reduction? Those type of molecules, atoms or ions which gain electron, gain hydrogen, lose oxygen is called reduction. Done बेटा? So I hope it is clear to all of you. ठीक है सर। ये ऑयल और फैट कंटेंट जो फूड होते हैं ना सर, है ना सर, ये इनमें नाइट्रोजन क्यों मिलाते हैं सर, नाइट्रोजन गैस क्यों मिलाते हैं सर? क्योंकि फ्लश विद नाइट्रोजन क्यों करते हैं सर? क्योंकि इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से अगर वो ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। यानी टू प्रिवेंट द फूड, फैटी और ऑयली फूड टू गेट ऑक्सीडाइज, वी फ्लश दैट पर्टिकुलर फूड विद नाइट्रोजन। दैट्स द वे। ओके सर। व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन सर? आई नो, अभी आपने बताया सर। व्हाट डू यू मीन रेंसिडिटी? और यू आल्सो नो रेंसिडिटी इज व्हेनेवर द फैट फूड एंड ऑयल फूड get oxidized into the air with the air, then the taste and smell of the food will change. This phenomenon is called rancidity या rancid. Okay? So I hope आपको लगभग मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है। जाइए, आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो बेटा, ICSC, CBSC, स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, किसी भी स्टेट के बोर्ड से बेटा 10th का सिलेबस जो हमारा डिमांड करता था, इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन में, केमिकल इक्वेशंस में सब कुछ बता दिया। होता क्या है, लिखते कैसे, सब कुछ। दिस इज योर बेटा मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री क्लब। सो नाउ आज का बेटा हमारा सेशन यही था, चैप्टर को मैंने खत्म कर दिया है। अब बेटा अगला हम स्टार्ट करेंगे। पहला किसी क्वेश्चन लगाओगे, फिर मैं इसका एक लेक्चर प्रयास रिलीज करूंगा और एक लेक्चर इसका मतलब प्रयास रिलीज करूंगा। क्योंकि 10th के चैप्टर छोटे हैं ना, तो प्रयास और लक्ष्य दोनों एक ही सेक्शन में यानी अगली क्लास में आपको बता दूंगा, जिसमें अलग अलग जोन के क्वेश्चन में ढूंढ के लाऊंगा, जहां ओलंपियाड एनडीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो कराऊंगा, ताकि आपका और मजा आए, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ये जो तुम्हारे बुक वाले क्वेश्चन है तो वही मैं तो आधे सदी बोली दिया खुद ही, ठीक है। सो बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें और हंसते रहें, खेलते रहें, पढ़ते रहें और मजे करते रहें। क्योंकि अगर पढ़ाई को अगर इतना आसान बना दिया जाए तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट जागेगा और आप पढ़ेंगे और अपने करियर को जरूर अच्छे लेवल पे जाके चुनेंगे, ताकि आप अपने पेरेंट्स को प्रेशर ना डाल पाएं कि क्या करना था, क्या करा दिया। ये सब नहीं होना चाहिए। अपना मोटो बनाइए। आप देख सकते हैं कि साइंस काफी इजी चीज है और अगर इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए तो बहुत इजीली समझ में भी आता है। तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर इसको हम देखते हैं तो डेफिनेटली इसमें बेटा ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो बच्चों इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को स्प्रेड करें, पढ़ें और पढ़ने के बाद एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर सेशन रखें, हमारे क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चन खेलें। यही हमारा मोटो है इस चैनल का। तो इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले सेक्शन।